क्लास 12th के बच्चे ध्यान दें। अभी आपने पिछले वीडियो में देखा, मैंने आपको बताया प्रतिस्थापन अभिक्रिया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। उसके ठीक पहले आपने पढ़ा नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के बारे में, जो एल्डिहाइड और कीटोन अक्सर रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया आप पढ़ रहे हैं तो उसमें अभी अभिक्रिया बाकी है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में देखें क्या है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए, ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया होती है, दरअसल वो कहीं न कहीं किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन का अगर ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीकरण कहीं न कहीं किसी न किसी ऑक्सीकारक की प्रेजेंस में होता है। अब ऑक्सीकारक की बात अगर किया जाए कि यानी ऑक्सीकरण जब तक ऑक्सीकारक नहीं होंगे तब तक पॉसिबल नहीं है, और ऑक्सीकारक को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीकारक कौन कौन से हैं? ऑक्सीकारक में एक तो होता है अम्लीय K2Cr2O7, या फिर अम्लीय KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 भी होता है। क्रोमिक अम्ल होती है ऑक्सीकारक के रूप में, या फिर सांद्र नाइट्रिक अम्ल भी ऑक्सीकारक का कार्य करती है। तो जब कभी बात ऑक्सीकरण की जाएगी तो आप डेफिनेटली ये कह सकते हो कि ऑक्सीकरण तभी होगा जब कोई न कोई ऑक्सीकारक होगा। अब ऑक्सीकारक अगर बात किया जाए तो या तो अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट होगा ऑक्सीकारक का कार्य कर सकता है, या अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीकारक का कार्य कर सकता है, या स्वयं क्रोमिक अम्ल अथवा सांद्र नाइट्रिक अम्ल भी ऑक्सीकारक होते हैं। बहुत क्लियर है। अब प्रश्न ये पैदा होगा दिमाग में कि ये ऑक्सीकारक का वर्क कैसे करते हैं अम्लीय माध्यम में। तो देखिए रिएक्शन में ये होगा K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 बनेगा K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस 4H2O गिव्स आउट 3 नेसेंट ऑक्सीजन, 3 नवजात ऑक्सीजन ये देता है। तो ऐसे पदार्थ जो हमें नवजात ऑक्सीजन यानी एटॉमिक ऑक्सीजन देते हैं, एटॉमिक ऑक्सीजन को ही हम लोग कहते हैं नवजात ऑक्सीजन। तो दोज सब्सटेंस फर्निशेस नेसेंट ऑक्सीजन इन द रिएक्शन कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन्हीं को बोला जाएगा कि दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लाइक पोटेशियम परमैंगनेट, मान लीजिए यहाँ पर मैंने KMnO4 ले लिया, पोटेशियम परमैंगनेट, ये था पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये है पोटेशियम परमैंगनेट। जब इसकी क्रिया हम यहाँ पर 3H2SO4 से करा देंगे तो रिएक्शन में एक कंपाउंड बनेगा K2SO4 पोटेशियम सल्फेट प्लस 2MnSO4 मैग्नस सल्फेट प्लस 3H2O, और इस रिएक्शन में निकलने वाली जो नवजात ऑक्सीजन होगी वो 5 नवजात ऑक्सीजन होगी। नेसेंट ऑक्सीजन या एटॉमिक ऑक्सीजन कितनी मिली? 5। तो कुल मिला करके ये भी क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब कभी ऑक्सीकरण होगा तो कहीं न कहीं ऑक्सीकारक होना चाहिए। अब ये आपको फुल रिएक्शन दिमाग में रखना है कि जब कभी ये अम्लीय माध्यम में रिएक्शन करेंगे तो एक ने 3 नवजात ऑक्सीजन दिया, दूसरा 5 नवजात ऑक्सीजन दे रहा है, अतः ये ऑक्सीकारक कहलाएंगे। जैसे अब इस रिएक्शन में देखिए, जब कभी ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीकरण के केस में क्लियर है यहाँ से कि एल्डिहाइड और कीटोन जो है जब ये ऑक्सीकरण करते हैं तो एल्डिहाइड चूंकि ज़्यादा क्रियाशील हैं तो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण आसानी से हो जाता है। सामान्यतः पर एट रूम टेम्परेचर पर होगा, जैसे HCHO, ये तो फॉर्मेल्डिहाइड है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। अब अगर एक नवजात ऑक्सीजन को ये ग्रहण कर लेगा, और कहाँ से मिला? ये मिलेगा K2Cr2O7
ऑब्लिक H2SO4 ऐसे लिख दिया जाएगा। इसका मतलब है कभी फुल रिएक्शन लिखा गया था दोनों के बीच में, इन्होंने नवजात ऑक्सीजन दिया और नवजात ऑक्सीजन का जुड़ना क्या है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ऑक्सीकरण हो गया तो ये फॉर्मिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। कभी भी एल्डिहाइड का जब भी ऑक्सीकरण होगा तो वो संगत अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी प्रकार से आपके पास CH3CHO है, एसिटाइलडिहाइड कहते हैं इसको। अगर इन्हीं परिस्थितियों में हम एसिटाइलडिहाइड लिख करके नवजात ऑक्सीजन लिख दें और यहाँ एरो के ऊपर लिख दें KMnO4 ऑब्लिक H2SO4, इसका मतलब ये दोनों आपस में रिएक्शन करके नवजात ऑक्सीजन सप्लाई किए होंगे। और ऑक्सीजन का जुड़ना किसी कंपाउंड में कहलाता है ऑक्सीकरण। तो ये जो चल रहा है ये एक्चुअली ऑक्सीकरण चल रहा है, अर्थात वो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये कहीं न कहीं ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन जब होगा तो ये कन्फर्म है कि CH3COOH एसिटिक एसिड का निर्माण हो जाएगा, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। इसी प्रकार से कोई अगर एरोमेटिक ले लें हम C6H5CHO, इसको कहेंगे बेंजल्डिहाइड, ये है बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड को अगर हम ऑक्सीडाइज कराएं और उन्हीं परिस्थितियों में कराएं जैसी परिस्थितियां ऊपर थी, तो कन्फर्म है कि बदल जाएगा C6H5COOH में, यानी बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। ये फार्मूला होता है बेंजोइक अम्ल का। लेकिन ये टेम्परेचर जो रखा गया तो ये सामान्य ताप पर हो रहा है और एट रूम टेम्परेचर पर ये हो रहा है। यानी कुल मिला करके अगर अपने पास एल्डिहाइड हैं तो वे ऑक्सीकरण पर क्या देंगे, संगत अम्ल देंगे, करस्पॉन्डिंग एसिड फॉर्म करेंगे और ये सिचुएशन एट रूम टेम्परेचर पर हो सकता है। लेकिन कीटोन का मामला अलग है। कीटोन से अगर कीटोन का ऑक्सीकरण कराएं हम तो कीटोन का ऑक्सीकरण वास्तव में कठिनाई से होगा। क्यों? क्योंकि कीटोन जो है वो कम क्रियाशील हुआ करते हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि ऑक्सीकरण ही नहीं होगा, ऑक्सीकरण तो होता है। जैसे मान लीजिए CH3 डबल बॉन्ड O, अब ये है अपना एसीटोन। एसीटोन का अगर हम ऑक्सीकरण करें तो मुझे 3 नवजात ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी और ये इसको गर्म भी करना पड़ सकता है क्योंकि रूम टेम्परेचर पर ये नहीं होगा एसीटोन में। और ऑक्सीजन किसने दिया, उसी ने दिया होगा, K2Cr2O7 ऑब्लिक H2SO4। ये ऑक्सीकारक तो होना चाहिए। जब ऑक्सीकरण होगा इसमें तो इस कंपाउंड में क्या होगा, याद रखिए कि एक CC बॉन्ड इसमें ब्रेक हो जाता है। कीटोन के ऑक्सीकरण में एक CC बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो कंपाउंड यहाँ से देखिए, ये कंपाउंड में एक तो यहाँ पर CH3COOH बन जाएगी जिसका नाम एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है। लेकिन दूसरी जब वो बॉन्ड ब्रेक होगा तो वहां से कन्फर्म है कि C डबल बॉन्ड OH होना चाहिए, तो एक O तो और चाहिए इसको, एक H यहाँ से आ जाएगा। लेकिन वहाँ पर CH2 जो बॉन्ड ब्रेक होगा वहाँ से एक अम्ल और प्रोड्यूस हो जाएगी जो होगी फॉर्मिक अम्ल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कीटोन का ऑक्सीकरण होगा तो ये अम्लों का मिश्रण प्राप्त होगा, ये मिक्सचर बन गया। अब यहाँ पर 2 अम्ल हैं, एक तो एसिटिक एसिड और दूसरी फॉर्मिक अम्ल बन गए। तो ऑक्सीकरण कीटोन का कठिनाई से होगा, हार्डली होता है, लेकिन बनने वाला जो कंपाउंड होगा, प्रोडक्ट होगा, वो एसिड ही होगा, लेकिन वो अम्ल का मिश्रण हो सकता है, मिक्सचर ऑफ एसिड हो सकता है। अब इसमें मान लीजिए, चलो ठीक है कि यहाँ पर तो चलिए ये मामला था, लेकिन अगर कहीं मान लो मैंने CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और ये CH3 ले लिया। अब वास्तव में ये तो सममित कीटोन था। शुरुआत में बताया गया था कि एक होता है सममित कीटोन और एक होता है असममित कीटोन। असममित कीटोन, जो भी कीटोन ये होगा वो असममित कीटोन होगा। वैसे इसका नाम 2-ब्यूटेनोन है, इसका नाम होगा IUPAC में 2-ब्यूटेनोन। कारण की नंबरिंग यहाँ से की जाएगी 1 2 3 4, 2 नंबर पर ओन है तो 2-ब्यूटेनोन होगा। लेकिन ये असममित कीटोन है। तो असममित कीटोन पर अगर मान लीजिए कि हमने ऑक्सीकरण कराया तो ऑक्सीकरण अगर यहाँ पर होगा तो कंपाउंड क्या बनेगा। अब कंपाउंड ये होगा इसमें
नवजात ऑक्सीजन यहाँ भी लगेगी, नवजात ऑक्सीजन यहाँ भी चाहिए, और वो देने वाला सब्सटेंस ऊपर वाला ही हो सकता है गर्म करने पर। तो कंफर्म ये है कि जब यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो वास्तव में यहाँ पर एक नियम लागू होगा। वो नियम है पोपाफ का नियम। पोपाफ का नियम। अब पोपाफ के नियम में ये कहा जाता है, इसको इंग्लिश में कहेंगे पोपाफ रूल। पोपाफ रूल ये होता है कि चूंकि हमने देखा कि ऑक्सीकरण की क्रिया में कहीं न कहीं ये अम्लों का मिश्रण बनता है, तो अगर ये अम्लों का मिश्रण ये भी देगी तो प्रश्न ये पैदा होता है कि CO किसके पास होगा, कार्बोनिल समूह किसके पास जाएगा। तो एक तो इसके पास मेथिल ग्रुप है, दूसरे इसके पास एथिल ग्रुप है। तो पोपाफ ने कहा कि जब भी अम्लों का मिश्रण बनेगा तो ये जो CO समूह है वो छोटे एल्किल समूह के साथ अटैच रहेगा। कार्बोनिल ग्रुप ऑलवेज अटैच विद स्मॉलर एल्किल ग्रुप, दैट इज पोपाफ्स रूल। तो पोपाफ्स रूल के हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपाउंड बन जाएगा इसमें एक तो CH3 C डबल बॉन्ड O OH, एक तो आपका ये एस्टिक एसिड बनेगा, कन्फर्म है, एस्टिक एसिड फॉर्म होगा। लेकिन दूसरी जो अम्ल बनेगी वो उसमें CC बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी कुल मिलाकर के ये देख रहे हैं ना, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। वो तो जैसे ऊपर बॉन्ड ब्रेक हुआ वैसे यहाँ भी CC बॉन्ड ब्रेक होगा। अब CC बॉन्ड अगर ब्रेक हुआ तो इसका मतलब एक ऑक्सीजन यहाँ से गई, एक H यहाँ से गया, तो कंपाउंड में फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये कंपाउंड बन गया दूसरी अम्ल CH3 CH2 CH3 CH2 CC बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो यहाँ पर हम सेम अम्ल बन सकते हैं। तो कुल मिला करके यहाँ से CH3 और ये हो जाएगा, ये भी कुल मिला करके CH3 के बाद अगर एक O यहाँ चला जाएगा, एक यहाँ से H चला जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3CH बन गया। और कुल मिला करके तो फिर वही अम्ल बन जाएगी CH3 C डबल OH, एस्टिक एसिड बन गई, एस्टिक एसिड बनी। अब एस्टिक एसिड अगर मान लीजिए बन जाएगी, कारण कि 4 कार्बन है और 4 कार्बन में 2 कार्बन ऊपर आ गए, 2 कार्बन नीचे आ जाएगा, यहाँ पर असमान अम्ल नहीं बन पाई। लेकिन अगर कहीं मैं सोच रहा हूँ कि अगर 2 पेंटेनोन लिए होते तो असमान अम्ल आपको दिखाई देती। जैसे यहाँ पर असमान अम्ल बनी है तो इसको 2 पेंटेनोन न लिख करके हम अगर 2 ब्यूटेनोन न लिख कर 2 पेंटेनोन थोड़ी देर के लिए कर लें तो आपको मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ पर एक CH2 और करके एक CH3 कर लिया जाए तो अब ये 2 पेंटेनोन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5। और अब यहाँ पर समझाना आसान हो जाएगा, क्योंकि नहीं सेम अम्ल बन जाती। तो अब इसके लिए देखिए एक H यहाँ से जाएगा और एक O अगर जाएगा तो OH के संयोग से एक अम्ल बन गई। अब यहाँ पर हो गया CH बचेगा। अब CH बचेगा तो 2 ऑक्सीजन यहाँ से और आ जाएगी, यानी कुल मिला करके नवजात ऑक्सीजन तो वही लगी, 3 नवजात ऑक्सीजन लगेगी और एक कंपाउंड बन गया CH3 CH2 C डबल OH। अब ये एस्टिक एसिड न बन करके प्रोपेनोइक अम्ल बन जाएगी, प्रोपेनोइक अम्ल बन गई, प्रोपेनोइक एसिड बन गई। तो कुल मिला करके अम्लों का असमान बनना, पोपाफ का नियम ये कहता है कि जब कभी कीटोन का ऑक्सीकरण होगा तो असमान अम्ल अगर बनेगी तो यहाँ पर छोटा जो एल्किल समूह होगा उसके पास कौन रहेगा, CO रहेगा। ये नियम है इसका, पोपाफ का नियम। तो यहाँ पर 2 अम्ल बनी, एक एस्टिक एसिड दूसरी प्रोपेनोइक एसिड बनी। आगे अब हम लोग ऑक्सीकरण के बाद एक और चीज़ अब इसमें है ऑक्सीकरण में, तो ये तो पोपाफ का नियम हुआ। एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सीकरण में नियम होता है, वो है बायर विलिजर नियम। एक नियम है बायर विलिजर, बायर विलिजर अभिक्रिया।
बायर विलिजर रिएक्शन। बायर विलिजर अभिक्रिया भी एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया होगी? ये भी एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया में देखिए, इसमें अभिक्रिया में क्या होता है कि इसमें हम लेंगे पर एसिड को, यानी परऑक्साइड एसिड को लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए अपने पास HCH डबल बॉन्ड O है, सबसे सरल एल्डिहाइड यही फॉर्मेल्डिहाइड है। मान लीजिए मैंने यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड लिया और इसको हमने रिएक्शन करा दिया RC डबल बॉन्ड O और H से। दरअसल ये पर एसिड होती है। पर एसिड से हमारा मतलब कि परऑक्साइड एसिड है। पर कहाँ से आया? परऑक्साइड से। चूँकि डबल बॉन्ड का होना कहीं न कहीं परऑक्साइड को इंडिकेट करेगा। परऑक्साइड ऑक्सीकारक भी होते हैं, अर्थात ये एक नवजात ऑक्सीजन को यहाँ इंट्रोड्यूस कर देगी। तो कंफर्म है कि इस बायर विलिजर अभिक्रिया में जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो क्या बन जाएगा? यहाँ से कंपाउंड में अगर HCHO है तो ये HC डबल बॉन्ड OH बन जाएगा, यानी फार्मिक अम्ल बन गई। फार्मिक एसिड केवल ऑक्सीकरण हुआ उसका, लेकिन जो दूसरी अम्ल यहाँ O के जाने के बाद बची वो भी एक अम्ल बचेगी, वो होगी RC डबल बॉन्ड O और OH। अब R की जगह पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी एल्किल समूह, मतलब ये भी एक प्रकार की एसिड है, लेकिन दोनों एसिड अलग अलग हैं। ये फार्मिक एसिड है, वो R की जगह पर कुछ भी हो सकता है। R की जगह पे हम CH3 ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं, C3H7 ले सकते हैं, कोई भी R की जगह पर कोई भी एल्किल समूह हो सकता है। तो इस प्रकार से बायर विलिजर अभिक्रिया जो होगी उसमें इस प्रकार से अलग अलग अम्ल बन जाएगी। अब ऐसा नहीं कि केवल ये एल्डिहाइड में ही होगी। मान लीजिए अगर ये कीटोन किया जाए, यहाँ जैसे यहाँ पर देखिए ये कीटोन, अगर एसीटोन हम ले लें, एसीटोन लिया जाए। अब एसीटोन अगर लिया जाए तो अगर वही अभिक्रिया कराई जाए इसमें, या पहले एसीटैल्डिहाइड ले लें, इस प्रकार से एसीटैल्डिहाइड लिया जाए, एसीटैल्डिहाइड। अगर हम एसीटैल्डिहाइड को ले लें और वही अभिक्रिया हम इसी पर एसिड से करा दें, यहाँ पर देखिए ये पर एसिड है और पर एसिड से अगर रिएक्शन हमने कराया तो कंफर्म है कि एक नवजात ऑक्सीजन अगर इंट्रोड्यूस हो जाएगी एसीटैल्डिहाइड में, तो कंफर्म है कि बनने वाला प्रोडक्ट होगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH। एक तो एस्टिक एसिड बनेगी, ये कंफर्म है, एस्टिक एसिड बन जाएगी, और दूसरा बन जाएगा उस कोई और एसिड, इस तरह से जो परऑक्साइड इस पर एसिड से द्वारा जो मिलेगी वो इस प्रकार से कोई एसिड बन जाएगी। तो बायर विलिजर अभिक्रिया में याद रखें कि पर एसिड जो है वो ऑक्सीकारक का कार्य करती है और नवजात ऑक्सीजन को सप्लाई कर देती है एल्डिहाइड में, तो एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगी करस्पॉन्डिंग अम्ल में। ये होता है बायर विलिजर अभिक्रिया में। आइए इसके बाद हम चलते हैं अपचयन पर, बड़ा इंपॉर्टेंट है अपचयन। तो कम से कम एक वीडियो में 2 अगर अभिक्रियाएं निपट जाएं तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। अब इसमें अपचयन देखिए, अपचयन क्या होता है? जैसे ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण था, तो अपचयन में हाइड्रोजन का जुड़ना क्या है? अपचयन होगा। इसको कहते हैं रिडक्शन। रिडक्शन, अब रिडक्शन में जैसे मान लीजिए कि HCH डबल बॉन्ड O, ये फॉर्मेल्डिहाइड हमने ले लिए, फॉर्मेल्डिहाइड ले लिए, और फॉर्मेल्डिहाइड में हमने 2H नवजात हाइड्रोजन से रिएक्शन कराया। अब ये नवजात हाइड्रोजन कौन देगा? अपचायक देंगे। यहाँ पर आप अपचायक का बिना, जैसे ऑक्सीकरण बिना ऑक्सीकारक के नहीं होता, वैसे नवजात हाइड्रोजन भी बिना अपचायक के नहीं मिलती। तो अपचायक तो बहुत सारे हैं, अपचायक बहुत सारे हैं। जैसे कुल मिला करके आप AlIAlH4 का प्रयोग कर सकते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ईथर की प्रेजेंस में, या फिर मान लीजिए सोडियम प्लस एथिल अल्कोहल का मिश्रण भी ऑक्सीकारक के रूप में लिया जा सकता है। तो बहुत सारे अपचायक हैं जो नवजात हाइड्रोजन को सप्लाई कर देते हैं। और याद रखिए कि एक पाई बांड इस अभिक्रिया में टूट जाता है। एक पाई बांड के टूटने से 2 नए सिग्मा बनेंगे, एक H यहाँ और एक H
यहाँ, यानी कुल मिला के कंपाउंड बन जाएगा CH3OH, मेथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो याद रखिए कि एल्डिहाइड और कीटोन जब कभी अपचयन होगा तो संगत क्या बनाएंगे, अल्कोहल बनाएंगे। इसी प्रकार से अब आप कह सकते हैं कि CH3CH डबल बॉन्ड O, अगर मैं एसिटाइलडिहाइड ले लूँ तो क्या होगा, एसिटाइलडिहाइड लेने पर नवजात हाइड्रोजन फिर जुड़ेगा, कोई न कोई अपचायक इस क्रिया को अंजाम देंगे, ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड किया, उस पर जुड़ेगी, जब जुड़ेगी तो कंपाउंड CH3CH2OH बन गया, अर्थात एथिल एल्कोहल बन जाएगा। एथिल एल्कोहल इस प्रकार से बन सकता है। अब ऐसा नहीं है कि केवल नवजात हाइड्रोजन ही मिले, कभी कभी नवजात हाइड्रोजन की ज़रूरत अगर ना पड़े तो आप इसमें अपचायक के रूप में कुछ और भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर CH3 लिया, ये CHO ले लिया, वही एसिटाइलडिहाइड जो ऊपर लिखी गई है, इसमें हम 4HI से रिएक्शन कर दें लाल फास्फोरस की प्रेजेंस में 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, तो भी क्रिया होगी तो इसमें अब 4H आके जुड़ेंगे, कुल मिला करके कंपाउंड में क्या बन जाएगा, इसमें ये कंपाउंड में देखिए CH3 और ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से 2H वहाँ जुड़ेंगे तो ये कुल मिला के तो ये एल्केन बन गया, इथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। प्लस आगे कंपाउंड क्या बनेगा, इथेन के बाद H2O बन जाएगा, 2H यहाँ इन्वॉल्व हो जाएंगे, और प्लस 4I का मतलब 2I2 आयोडीन निकल जाएगी इस प्रकार से। तो इथेन का फॉर्मेशन भी एल्डिहाइड करेंगे। इस प्रकार से अगर कीटोन ले लिया होते हम तो देखिए ये इस प्रकार से हम एसीटोन अगर ले लिए होते तो एसीटोन भी ये रिएक्शन करती 4HI के साथ, ये अपचायक के भी होता है, रिड्यूसिंग एजेंट है, लाल फास्फोरस की प्रेजेंस में 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन करा दीजिए तो यहाँ से ये ऑक्सीजन ब्रेक हो जाएगी और 2 वैलेंसी फ्री हो गई, 2 हाइड्रोजन वहाँ जोड़ दीजिए तो कुल मिला करके कंपाउंड क्या बन गया, एल्केन बन जाएगा, CH3CH2CH3 यानी प्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। प्रोपेन बना प्लस H2O बनी प्लस 2I2 आयोडीन गैस रिलीज हो जाएगी इस तरह से। तो ये कहीं न कहीं ये तो अपचयन इस प्रकार का है कि नॉर्मली ये सब हुआ, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने भी अपचयन की क्रिया को अंजाम दिया और उनके नाम बड़े फेमस हैं। जैसे एक तो अपचयन जो किया वो क्लीमेंसन नामक वैज्ञानिक ने किया, ये कई बार बोर्ड में पूछा गया, क्लीमेंसन अपचयन क्या है, तो याद रखिए क्लीमेंसन अपचयन, ये अपचयन क्लीमेंसन ने किया, क्लीमेंसन रिडक्शन में देखिए, क्योंकि ये अपचयन क्लीमेंसन ने किया तो कहलाया क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन में क्या होता है कि हम अपचायक के रूप में लेते हैं जिंक प्लस सांद्र HCl, अम्लगमित जिंक, यानी अगर हम जिंक Hg प्लस सांद्र HCl को अगर हम प्रयोग करें तो यहाँ पर देखिए ZnCl2 बन जाएगा, HgCl2 बना लेता है और इसमें 4H रिलीज हो जाएंगे, अर्थात अगर इसका हम 4 अणु ले लें तो यह Cl का कितना मॉलिक्यूल लिया गया है, यहाँ पर यह Cl का लिया जा रहा है सांद्र Cl का 4, और ये क्या है, अम्लगमित जिंक, अम्लगमित जिंक जो है, यानी किसी भी मेटल में अगर मैंने मरकरी मिला दिया तो अम्लगमित कहलाएगा, और अम्लगमित जिंक अगर ये Cl सांद्र से क्रिया कर रहा है तो कहीं कहीं वो अपने साल्ट बना लेगा, उसके बाद नवजात हाइड्रोजन दे देगा। तो जो पदार्थ नवजात हाइड्रोजन देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को कहा जाता है कि दे आर रिड्यूसिंग एजेंट। तो चूंकि अगर नवजात हाइड्रोजन यहाँ पर ये मिल रही है नेसेंट हाइड्रोजन, तो आप इस पूरे मिक्सचर को कहेंगे कि ये अपचायक का काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, बिकॉज इट विल प्रोड्यूस नेसेंट हाइड्रोजन देने वाले को हम अपचायक कहेंगे, और क्लीमेंसन ने इसी अपचायक का प्रयोग किया था। जैसे अगर मान लीजिए हम ले लें CH3CH डबल बॉन्ड O, एसिटाइलडिहाइड मैंने ले लिया,
और इस पे हम 4H यानी जनरल नवजात हाइड्रोजन है, और एक किसने दिया होगा ZnHg प्लस सांद्र HCl, ऐसे लिख दिया जाएगा एरो पर। तो इसका मतलब हुआ कि ये रिएक्शन हुआ होगा, नवजात हाइड्रोजन इसे सप्लाई कर दिया होगा। तो कंफर्म है कि यहाँ से देखिए यही होगा, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा कार्बोनिल ग्रुप आपका, और ये दो वैलेंसी फ्री हुई, दो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेकर के वाटर के रूप में निकल जाएगा। तो कंपाउंड कहीं न कहीं इथेन का फॉर्मेशन होगा, यानी एल्केन बन जाएगा, और प्लस यहाँ से H2O जल का अणु बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर कहीं मैं कीटोन लेता हूँ, जैसे ये इस प्रकार से एसीटोन अगर लिया जाए, तो कुल मिला के ये भी वही उसी प्रकार की अभिक्रिया होगी। 4H नवजात हाइड्रोजन नेसेंट, उसी कंडीशन में ये बॉन्ड ब्रेक होगा, दो वैलेंसी फ्री, दो H जोड़ दीजिए, कंपाउंड हो गया CH3, इधर हो गया CH2, ये हो जाएगा CH3 प्लस हो जाएगा H2O, यानी ये प्रोपेन बन गया। तो इस प्रकार से कहीं न कहीं आपने देखा कि क्लेमेंसन अपचयन में जब भी एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन कराया हमने, तो हमारे पास एल्केन का निर्माण हुआ। यह है क्लेमेंसन अपचयन। इसके बाद इसी में बहुत इंपॉर्टेंट एक अभिक्रिया और होती है, वो है वोल्फ किशनर अभिक्रिया अपचयन। वोल्फ किशनर अपचयन ये भी होता है। इस साइंटिस्ट था वोल्फ किशनर रिडक्शन। इस अपचयन में देखिए, सबसे पहले आपको थोड़ा सा पीछे दे जाना पड़ेगा, और पीछे जाने के लिए आप बताया मैंने पिछले वीडियो में कि जब कभी एल्डिहाइड आपका, जैसे ये एल्डिहाइड है CH3 CH डबल बॉन्ड O, एसीटैल्डिहाइड था। अब एसीटैल्डिहाइड बताइए कि अगर ये एसीटैल्डिहाइड हाइड्रोजन से क्रिया करता, ये NH2 को ऐसा लिखा जाए, चूंकि यहाँ पर इस तरह से लिखा जाए NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 हाइड्रोजन से, और पीछे हम बता चुके हैं हाइड्रोजन से रिएक्शन एल्डिहाइड का, तो बताए थे कि भैया इसमें H2O का एलिमिनेशन होता है, चूँकि ये विलोपन और योगात्मक निराकरण अभिक्रिया होती है। ये चीज़ें आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो ये गर्म किया जाएगा जब कभी, तो ये कंफर्म है कि यहाँ से जल का अणु निकलेगा और ये कंपाउंड बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड N NH2 बन जाएगा इस तरह से, यानी कुल मिला के हाइड्रोजोन बन जाता है, हाइड्रोजोन। तो जितने हाइड्रोजोन हैं, वुल्फ किशनर ने क्या किया कि इस हाइड्रोजोन पर उन्होंने सोडियम एथॉक्साइड के साथ गर्म कर दिया, सोडियम एथॉक्साइड के साथ 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दिया। गर्म करने के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ से ये N और N नाइट्रोजन के रूप में निकल गई। जब नाइट्रोजन के रूप में निकल गई तो दो वैलेंसी ये हाइड्रोजन से जुड़ जाती हैं, कंपाउंड बन गया CH3 CH, एक H यहाँ लग गया, एक H यहाँ, यानी कुल मिला के ये इथेन है, इथेन का निर्माण हो गया, और निकलने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रोजन गैस निकल जाती है। तो इस प्रकार से वुल्फ किशनर जो अपचयन है, तो अपचयन इसको देखिए इस तरह से किया गया कि यहाँ पर कहीं न कहीं हाइड्रोजन जुड़ी, ये बॉन्ड जो है जब ये टूटेगा और नाइट्रोजन गैस निकलेगी, तो कुल मिला करके इससे कौन अटैच हुई, हाइड्रोजन। ये देखिए दो हाइड्रोजन आके जुड़ गई। हाइड्रोजन का इस इनडायरेक्ट रूप में जुड़ना, ये सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया, वुल्फ किशनर अपचयन कहलाया। ये वुल्फ किशनर द्वारा, यानी बनने वाला प्रोडक्ट एल्केन ही होगा, जैसे क्लेमेंसन अपचयन में एल्केन का फॉर्मेशन होता है, ठीक उसी प्रकार से वुल्फ किशनर अपचयन में भी एल्केन ही बनेगा। अब इसके बाद एक और अभिक्रिया आती है इसमें, जिसका नाम है वेंग मिनलान रिडक्शन। वेंग मिनलान अपचयन, ये भी साइंटिस्ट है, वेंग मिनलान अपचयन। इस अपचयन में क्या होगा, इन्होंने ये किया कि कंपाउंड तो वही हाइड्रोजन ही लिया, केवल अंतर इन्होंने ये किया कि इसको गर्म किया, इसको गर्म करने का प्रोसीजर इन्होंने चेंज कर दिया। उसी प्रकार से हाइड्रोजन जो वुल्फ किशनर ने किया,
वैसा इन्होंने नहीं किया, इन्होंने ले लिया डाई एथिलीन ग्लाइकाल को ले लिया और इसके साथ इन्होंने KOH के साथ 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको सीधा हाइड्रोजन को गर्म कर दिया, ये काम किया। अब कई बच्चे तो डाई एथिलीन ग्लाइकाल का फार्मूला नहीं जान पाएंगे, CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2O, यहाँ पर CH2OH, ये है डाई एथिलीन ग्लाइकाल जो कि एक विलायक होता है। सॉल्वेंट ले लिया इन्होंने, एक सॉल्वेंट होता है ये, इसका ले करके और KOH के साथ इसको हीट कर दिया। जब हीट कर दिया तो यहाँ से देखा कि ये जो देखिए यहाँ से H2O निकल रहा था, तो यहाँ से क्या निकलेगी, वही नाइट्रोजन निकलेगी। कंपाउंड सेम बनेगा, CH3CH और यहाँ लग गया H और H। निकलने वाली गैस वही होगी, नाइट्रोजन गैस निकली और बनने वाला कंपाउंड इथेन ही बनेगा। तो प्रोडक्ट नहीं चेंज होगा, केवल इन्होंने तरीका ये किया कि वोल्फ किस्नर ने सोडियम एथॉक्साइड के साथ गर्म किया था, यहाँ सोडियम एथॉक्साइड न लेकर के इन्होंने डाई एथिलीन ग्लाइकाल लेकर KOH के साथ 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका हाइड्रोजन को गर्म कर दिया, तो देखा कि 200 डिग्री पर नाइट्रोजन गैस रिलीज हो गई और बनने वाला प्रोडक्ट फिर भी क्या था, इथेन था। इस प्रकार से आपने देखा कि एल्केन के द्वारा हमने एल्केन का संश्लेषण किया।